दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2022 पर। दोस्त लगातार अगर देखा जाए यूपी डीएलएड के संदर्भ में आपके समक्ष जो है पर सब्जेक्ट के वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ दिनों से तबीयत खराब होने की वजह से मेरे दोस्त आपके बीच में कोई भी लेक्चर नहीं जा पाया। उस कष्ट के लिए मुझे खेद है, लेकिन हम कोशिश आपके लिए कर रहे हैं कि अनवरत अब आज से वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया जाए। देखिए, हमने आपसे कहा है कि हम आपके जितने भी सिलेबस बन रहे हैं सभी सिलेबस को हम फिनिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बीच में व्यवधान उत्पन्न हुआ। हमें लगता है कि 10-12 दिन आपकी क्लासें डिस्टर्ब रही, आपके पास नोट्स भी हम प्रोवाइड नहीं कर पाए। उस कष्ट के लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, ठीक है। तो बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं आज से जो है पर डे आपके बीच में वीडियो प्रोवाइड करेंगे। हमने कहा है आपसे ऑलरेडी आपके बीच में एजुकेशन फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर पूरी तरह से हम इसी YouTube चैनल पर आपका फिनिश कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो सीरियल बाय लेक्चर पड़े हुए हैं, चाहे आपके शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की बात हो, चाहे आपके बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया की बात हो, ठीक है। इन सभी चीजों को हमने फिनिश कर दिया है। हमने कहा था इसके जैसे ही आपका यह सिलेबस समाप्त होता है, तत्काल इस सिलेबस के बाद आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर को हम सॉल्व कराएंगे। उसी की श्रृंखला आज से स्टार्ट की जा रही है। यानी दो सब्जेक्ट आपके खत्म हुए हैं, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत और जो है अगर बात करें हम बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, तो आज उसी के क्रम में बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के क्रम में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में हम आपके 2015 के संपूर्ण प्रश्न पत्र के साथ उपस्थित है, ठीक है। यानी प्रीवियस ईयर 2015 का प्रथम सेमेस्टर का पेपर हम आपके बीच में प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे संपूर्ण हल के साथ। हमने खुद हैंड रिटन नोट्स में उसे लिखा है। अब अच्छा, कुछ लोग जो प्रथम सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है, अगर हम बात करें तो थोड़ा सा लिखने में आपको समस्या, अभी तक आपने इंटरमीडिएट में लिखा होगा या ग्रेजुएशन में आपने लिखा होगा, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप लिखते थे, लॉन्ग आंसर आता था जो है अगर देखा जाए 8-8 10-10 नंबर के 8-8 10 नंबर के आपके बीच में क्वेश्चन आते थे। तो उसका क्रम अब यहां से छूट रहा है, ठीक है। डीएलएड में आपको 2 नंबर से ज्यादा के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। कितने? 2 नंबर से ज्यादा के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन यह 2015 का पेपर जो है, इसमें जो आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रखे गए हैं, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न की अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिया गया है जो कि 10 नंबर का है, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक व्यवधान उत्पन्न करता है। वैसे इस तरह का दिया नहीं जाता, लेकिन 2015 का पेपर ही ऐसा कुछ रहा कि इसमें दे दिया गया था। तो हम इसलिए जो है इसे सॉल्व करा रहे हैं, आप समझ जाइएगा, ठीक है। बाकी जब आपको सॉल्व कराया जाएगा तो उसी के क्रम में सॉल्व कराया जाएगा, यानी जितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके बीच में आ सकते हैं। पहली चीज तो 50 नंबर के इस पेपर में जो है 15 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी होते हैं और 15 ही क्वेश्चन आपके जो है 1 नंबर के होते हैं, ठीक है। यानी 30 नंबर का आपका जो है डायरेक्टली 1-1 नंबर के होते हैं। उसके बाद 20 क्वेश्चन आपके जो होते हैं, ठीक है, 20 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 2 नंबर के होते हैं। यानी 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आपके बीच में रखे जाते हैं। 10 क्या और रहते हैं, और अथवा करके दिया रहता है कि अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के क्रम में चलिए हम यहाँ देखिए लिखा जा रहा है, यह आपका 2 घंटे का पेपर होता है, पूर्णांक आपके 50 नंबर के होते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा गया है हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। यह नंबर आपके बीच में दिया जा रहा है 94 52 33 10 53। इस पर अगर आपको समस्या हो रही है तो बिल्कुल आप मुझसे बेधड़क संपर्क कर सकते हैं। हमने कहा है कि संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स आपके लिए उपलब्ध है। शुल्क आपकी रखी गई है 150 रुपए। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप अपने लिए जो है कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अभी तक आपने बहुत किताबों को खरीदा होगा, लेकिन अगर आप भविष्य में अपने आप को टीचर बनना चाहते हैं तो कुछ यूं ही आपके लिए ये नोट्स तैयार की गई है जो आपकी भविष्य की परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी, ठीक है। तो बहरहाल हम बिना समय गंवाए 2015 के इस प्रश्न पत्र पर चलिए हम आपको लेकर चलते हैं, जो कि संपूर्ण हल है। आपको लिखने का तौर तरीका सब कुछ उसमें पता चलेगा कि आपको कैसे लिखना है, कितने क्वेश्चन को कितने शब्द में लिखना है, आपको पता है 50 वर्ड, 100 वर्ड, 250 वर्ड इस तरह के बीच में आपके आते रहते हैं। तो आपको कैसे क्या लिखना है बिल्कुल इसमें आपको एकदम हूबहू इसमें बताया गया है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लेके चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से आप देख पा रहे हैं आपके समक्ष
शिक्षण अधिगम के सिद्धांत 2015 के मॉडल पेपर के साथ आपके बीच में उपस्थित है। देखिए यहाँ लिखा जा रहा है समय आपका 2 घंटे है, पूर्णांक 50 है और सबसे पहले आपके क्वेश्चन पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला देखने को मिलती है। देखिए अगर हम बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करें तो 15 क्वेश्चन आपके बीच में बहुविकल्पीय रखे जाते हैं। अच्छा, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन 2015 के मॉडल पेपर की बात करें तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके बीच में है कि शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए। ठीक है, देखिए हम बहुत ज़्यादा आपको इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपको उत्तर बताते हुए एक एक क्वेश्चन का हम आपके बीच में चल रहे हैं। सबसे पहला आता है, देखिए शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए छात्रों के सीखने पर, परीक्षा तिथियों पर, कालांश पर, अध्यापक कार्य पर। अगर इसके आंसर की हम आपसे बात करें तो इसमें पहला आंसर आपका एग्जैक्ट है, छात्रों के सीखने पर शिक्षण की गति आपकी आधारित होनी चाहिए। ठीक है, देखिए इस पर अगर देखा जाए तो जितने भी क्वेश्चन आपके बीच में रखे जा रहे हैं सभी क्वेश्चंस पर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब एक एक चैप्टर में हमने आपको पूरी तरीके से विस्तृत तरीके से पढ़ाया। ठीक है, कहीं हमने शॉर्ट नहीं किया है, इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपको बिल्कुल ये सब कंठस्थ होंगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा आपके बीच में दी गई है। इसमें 4 मनोवैज्ञानिक रायबर्न महोदय, रिस्क, मन और मर्सेल महोदय, ये चारों वैज्ञानिक में से इस परिभाषा को किसने दिया? ठीक है, शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, ये परिभाषा है रायबर्न महोदय की। ठीक है, देखिए इन सभी परिभाषाओं की अगर हम बात करें तो आपसे जो है आगामी जब भी आपका यूपी टेट वगैरह होगा ये सुपर टेट तक ये परिभाषाएं आपकी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए इसमें आपसे अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके बीच में 3 नंबर में कहा जा रहा है कि कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र, ठीक है, यानी कक्षा शिक्षण में जब आप पहुँच रहे हैं और सभी छात्र जो है उसमें कौन सी एक्टिविटी करें तब आपका कक्षा शिक्षण अच्छा माना जाता है। क्या सभी छात्र शांत बैठे हों? बिल्कुल गलत है। ठीक है, प्रश्न पूछने व उत्तर देने में तत्पर हों, एग्जैक्ट आपका यही सही है, लेकिन सभी ऑप्शन को हम देखते हैं गणवेश में आए यानी ड्रेस पहन कर आए, कोई मतलब नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी कोई मतलब नहीं। इसमें यानी अगर कहा जाए बी वाला ऑप्शन आपका सही है, यानी दूसरा ऑप्शन आपका एग्जैक्ट माना जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा आपके बीच में है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र से गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। ठीक है, कौन सा शिक्षण सूत्र जो है कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट के मनोवैज्ञानिक पर आधारित है? अगर इसमें हम बात करें पहला आपके बीच में आ रहा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। ठीक है, ये चारों ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 4 नंबर में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? पूर्ण से अंश की ओर आपका यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर आधारित है? तो पूर्ण से अंश की ओर ये सूत्र आपका है जो है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए अगला हम 5 नंबर में अगर कहें आपसे पर्यटन सर्वाधिक सहायक है। जब भी आप कहीं घूमने टहलने जाते हैं, पर्यटन करते हैं तो वह सर्वाधिक सहायक उसमें क्या होता है? गणित शिक्षण में बिल्कुल ऐसा नहीं है, संगीत शिक्षण में ऐसा नहीं है, भाषा शिक्षण में ये भी नहीं है, भूगोल शिक्षण में बिल्कुल आप सभी को पता है अगर आप भूगोल पढ़ रहे होंगे तो आपके विद्यालय के द्वारा टूर वगैरह ले जाया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये पर्यटन शिक्षण भूगोल शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए अगला स्लाइड आपके बीच में देखिए आ रहा है 6 नंबर का ऑप्शन आपके बीच में दिखाई दे रहा है। इसमें आपसे कहा जा रहा है खेल पर आधारित शिक्षण विधि है। ठीक है, सॉरी खेल पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है? अगर हम इसमें बात करें तो आप देख पा रहे हैं 6 नंबर के पहला ऑप्शन आपके बीच में है किंडरगार्टन विधि जो है, और प्रयोग विधि, सामूहिक परिचर्चा विधि, जीवन इतिहास विधि। अगर हम 6 नंबर की बात करें तो किंडरगार्टन विधि ये खेल विधि पर आधारित होती है। ठीक है, चलिए अगला हम बात करें 7 नंबर में आपसे कहा जा रहा है वास्तव में सबसे अच्छा उत्तेजक है, वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक की शीघ्र उपलब्धता हो जाती है, यह कथन किसका है? ठीक है, यह एक कथन है वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाती है, ये किसका कथन है? क्या पार्कर महोदय का कथन है, कॉल्विन का है, रेयान का है, हैरिस का है? ठीक है,
ये 4 ऑप्शन इसी तरह से आपके बीच में दिए रहेंगे, आपको एग्जैक्ट आंसर खोजना है। तो अगर हम इस ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन सही है। कॉल्विन महोदय के अनुसार जो है आपसे पूछा जा सकता है कि वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है, यह कथन शीघ्र ही उपलब्ध हो जाता है, ये कॉल्विन महोदय का कथन है। ठीक है, 8 नंबर में अगर हम आपसे कहें, देखिए कहा जा रहा है प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है। ठीक है, प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है सक्रिय वातावरण, अस्थायी वातावरण, ठीक है, मानसिक विकास में सहायक और उपयुक्त सभी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखिए आप अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है। ठीक है, प्रयोग प्रदर्शन विधि की अगर हम बात करें तो इसमें आपके उपयुक्त सभी आपका यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। सक्रिय वातावरण भी सही है, अस्थायी वातावरण भी सही है, मानसिक विकास में सहायक उपयुक्त सभी आपका ये सही ऑप्शन लगा दीजिए। ठीक है, चलिए अगला हम 9 नंबर में अगर कहें बचाव निदान एवं उच्चतम स्तर, यह कथन है। ठीक है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है। 9 नंबर की अगर हम बात करें तो 9 नंबर में क्या रॉस महोदय का कथन है, नन का है, वैलेंटाइन महोदय और मॉरिस का किसका कथन है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, वैलेंटाइन महोदय का कथन एग्जैक्ट है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें 10 नंबर में। 10 नंबर का ऑप्शन आपके बीच में है, देखिए छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है। जैसे आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, अगर हम आपकी उस पढ़ी हुई चीज़ों यानी आपके पढ़े हुए आपने पहले क्या पढ़ा है, अगर हम उस चीज़ को जानना चाहें तो उसमें कौन सा कौशल सहायक होगा। ठीक है, क्या प्रस्तावना कौशल सहायक होगा, क्या पुनर्बलन कौशल सहायक होगा, उद्दीपन परिवर्तन कौशल और व्याख्यान कौशल, इनमें से कौन सा कौशल सहायक होगा। देखिए हमने प्रत्येक कौशल पर भैया चर्चा कर दिया है। प्रस्तावना कौशल क्या होता है, पुनर्बलन कौशल क्या होता है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या होता है और व्याख्यान कौशल क्या होता है। इस वजह से हमने आपसे कहा कि हम बार बार कह रहे हैं, हम आपको डायरेक्टली उत्तर बताते हुए लेके चलेंगे। इसमें आपका एग्जैक्ट प्रस्तावना कौशल आपका सही होगा। हम छात्रों का जब भी पूर्व ज्ञान परखने का प्रयास करते हैं तो किसी चीज़ को बताने से पहले हम एक प्रस्तावना बताते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना कौशल से ही हम किसी बच्चे के पूर्व ज्ञान को जान सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ जो है 11 नंबर में आप कहेंगे बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बालकों के नामांकन में वृद्धि, बालकों के सर्वांगीण विकास और बी वाला आपसे कहा जाए बालकों का शारीरिक विकास और बालकों का खेल सिखाना। ठीक है, अब इनमें से कौन सा सही होगा। बाल केंद्रित शिक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, तो क्या ऐसा तो है नहीं कि हमें नामांकन कराना हमारा यही उद्देश्य है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बालकों का शारीरिक विकास बिल्कुल नहीं, बालकों को खेलना सिखाना है बिल्कुल नहीं, बालकों का सर्वांगीण विकास बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। सर्वांगीण विकास यानी सर्वांगीण विकास मतलब पूरे किसी भी चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है, सभी चीज़ों का विकास करना है। इस सर्वांगीण विकास, जैसे आपने कहा बालकों के नामांकन में वृद्धि, यह भी इसी में आ जाएगा। बालकों के शारीरिक विकास, ये भी आपकी सर्वांगीण विकास में आ जाएगा। खेलने का विकास, ये भी सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आ जाएगी। यानी सर्वांगीण विकास जो है बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में है, देखिए इसमें कहा जाए अगर जो है 12 नंबर के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, 12 नंबर में अगर हम बात करें तो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। पहला आपका है जानना, दूसरा आपका है समझना, तीसरा आपका है चिंतन करना और चौथा आपका है समयबद्धता। यानी डी वाला ऑप्शन आपके बीच में सही है, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है समबद्धता। ठीक है, अच्छा 13 नंबर में अगर हम कहें डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी, अब ये डोमिनोज क्या है। ठीक है, ये आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे डोमिनोज क्या है। ठीक है, अगर हम डोमिनोज की बात करें तो आपके बीच में इतिहास शिक्षण से है। जब आप अभी फ़िलहाल के लिए इतिहास की क्लासें आपके बीच में नहीं चल रही हैं, बिल्कुल 2 से 3 दिनों में कोशिश यही है कि वो भी आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इतिहास से संबंधित है, इतिहास शिक्षण में इसका डोमिनोज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ सुकराती विधि किसे कहेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, 14 नंबर के ऑप्शन में अगर हम बात करें तो सुकराती विधि किसे हम कहेंगे, तो देखिए यहाँ पहला कहा जा रहा है कहानी विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि और विश्लेषण विधि। अगर हम इसमें बात करें 14 नंबर में सी वाला ऑप्शन आपका सही है, प्रश्नोत्तर विधि को हम सुकराती विधि कहेंगे।
ठीक है, चलिए 15 नंबर में अगर हम आपसे बात करें, प्राथमिक स्तर पर दवे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया है। सॉरी, ठीक है, देखिए प्राथमिक स्तर पर दवे समिति ने, ये एक दवे एक समिति है, ठीक है, समिति ने किन विषयों की अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया है। ठीक है, इसमें अगर कहा जाए भाषा अधिगम, दूसरा कहा जाए गणित अध्ययन, तीसरा कहा जाए पर्यावरण अध्ययन और उपयुक्त सभी अगर कहा जाए। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें, दवे समिति ने उपयुक्त सभी भाषा अध्ययन पर भी जोड़ दिया, गणित अध्ययन पर भी जोड़ दिया, पर्यावरण अध्ययन पर जोड़ दिया, यानी सभी उपयुक्त सभी इसमें आपके एग्जैक्ट सही होंगे। हमने अभी तक कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, टोटल 15 क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिए, यानी 15 नंबर आपके फाइनल हो चुके हैं। ठीक है, अगर मान ले कि हम पेपर में बैठे हैं 2 घंटे के पेपर में, अगर आप इस 15 नंबर के क्वेश्चन में 10 मिनट का समय देते हैं तो बिल्कुल जायज़ है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर, ये भी आपके 15 क्वेश्चन ही हैं। ये आपको कितने, अच्छा इसमें आपको एक आइडिया निकल कर आएगा कि हम किस प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला, देखिए 15 क्वेश्चन इसमें भी आपके रखे गए हैं, टोटल एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। चलिए इसमें आपका पहला कहा जा रहा है, सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है, आप एक किसी साइंटिस्ट के अनुसार परिभाषा लिख दिए, बिल्कुल आपका काम खत्म हो गया। हमने लिखा है एलन महोदय के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य है कि शिक्षण प्रक्रिया के उस सरलीकरण लघु रूप से है जिसे थोड़े छात्रों वाले कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जा सके, यही हमारा सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। ठीक है, ये किसके अनुसार परिभाषा है, एलन महोदय के अनुसार। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, किसी के अनुसार अगर आपको परिभाषा देखना है तो परिभाषा बाबू आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसमें अगला कहा जाए, अगर 2 नंबर में देख पा रहे हैं, शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य बताइए। आप शिक्षण कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है, तो बिल्कुल मानसिक क्षमता का विकास और क्रियाशीलता का विकास। आप देख पा रहे हैं आपका 1 नंबर फाइनल हो चुका। ठीक है, आपने जो है अति लघुत्तरीय में 2 नंबर को करेक्ट कर लिया है। ठीक है, चलिए इसमें कहा जाए 3 नंबर में, वैयक्तिक संप्रेषण के 2 लाभ क्या है। संप्रेषण क्या होता है, अपनी बातों को आदान प्रदान करना, यह संप्रेषण है। ठीक है, लेकिन इसमें वैयक्तिक संप्रेषण के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपका 2 लाभ बताना है। पहला लाभ है ज्ञान प्राप्ति, दूसरा लाभ है सही भाषा तथा सही उच्चारण का प्रयोग करना। ये वैयक्तिक संप्रेषण के 2 लाभ हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन हमसे आपसे 1 नंबर में 2 लाभ ही पूछा जा रहा है, तो क्यों नहीं हम सिर्फ 2 ही का जवाब दें, हमें 4 लिखने से कोई मतलब नहीं। ऐसा तो है नहीं कि अगर हम 4 लाभ लिख देंगे तो हमें 2 नंबर मिल जाएगा, नो, एक ही नंबर मिलेगा। 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको एग्जैक्ट एक ही नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर में कहा जाए, शिक्षण के प्रमुख 2 सूत्रों का उल्लेख करिए। देखिए भैया, यहाँ उल्लेख की बात किया है, लेकिन 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको शिक्षण सूत्र ही लिखना है। ठीक है, कोई भी शिक्षण सूत्र, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, आपको जो भी शिक्षण सूत्र याद है आप उसी को लिख दीजिए। मूर्त से अमूर्त की ओर लिख दीजिए, पूर्ण से अंश की ओर लिख दीजिए, अनिश्चित से निश्चित की ओर लिख दीजिए। कोई भी शिक्षण सूत्र आप लिख दीजिए, ये मायने नहीं रखता, हमने यहाँ जो लिखा है आपको वही लिखना है। ठीक है, आप अपने स्वविवेक से भी लिख सकते हैं। चलिए आगे हम बात करें, यहाँ अन्वेषण विधि का अर्थ स्पष्ट करें। अन्वेषण विधि या खोज विधि से आप कह सकते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ देखिए लिखा जा रहा है, अन्वेषण प्रविधि का तात्पर्य शिक्षण की उस प्रविधि से है जिसमें बालकों को खोज करने वाले की स्थिति में रखकर बिना किसी विशेष निर्देशन के उन्हें स्वयं खोज या नवीन ज्ञान अर्जित करने का अवसर दिया जाता है। यही हमारी अन्वेषण विधि कहलाती है। ठीक है, हमने कहा अन्वेषण विधि माने खोज विधि इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। हमने आपसे कहा है कि अगर इस PDF की ज़रूरत आपको पड़ रही है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मामूली से शुल्क 150 रुपये का पेमेंट आपको करना है। बिल्कुल इस PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं और सारे सब्जेक्ट की नोट्स भी उपलब्ध हैं। बिल्कुल अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स आप ले सकते हैं 150 रुपये में। ठीक है, चलिए यहाँ आगे आपसे कहा जा रहा है विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है और क्यों है। देखिए इसमें हम बात करें प्रयोग प्रदर्शन विधि अनुसंधान विधि है। ठीक है, प्रयोग प्रदर्शन विधि अनुसंधान में देखिए कहा जा रहा है विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है और क्यों है। प्रयोग प्रदर्शन विधि है और अनुसंधान विधि है। ठीक है, अच्छा क्यों है, क्योंकि यह बालक के लिए इसलिए उपयोगी है, इसमें बालक स्वयं किसी कार्य को करके सीखता है। प्रयोग प्रदर्शन विधि और अनुसंधान विधि, कोई बालक है किसी चीज़ को खोज करके वह स्वयं सीखेगा। ठीक है, इसी वजह से ये विधि आपकी उपयोगी मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में है, रुचिपूर्ण शिक्षण का प्रमुख
क्या है, यानी रुचिपूर्ण शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। देखिए इसमें अगर कहा जाए, देखिए आपसे कहा जा रहा है रटने के बजाय जो है सीखने पर बल देना। अगला आपसे कहा जा रहा है, आप देख पा रहे हैं, सीखने को आनंददायी बनाना। ठीक है, जैसे अगर किसी चीज़ को रुचिपूर्ण शिक्षण आपका तभी होगा जब किसी चीज़ को आप रटना छोड़ देंगे, उसके सीखने पर बल देंगे। सीखने के लिए आनंददायी बनाना, बालक के व्यक्तिगत या कहा जाए बालक के व्यक्तित्व का विकास करना और जो है हरास और अवरोध को रोकना। ठीक है, ये आपके जो है अगर कहा जाए रुचिपूर्ण शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला कहा जाए पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है, केवल नामों का उल्लेख करिए। देखिए यहाँ नामों का सिर्फ उल्लेख करना है, ऐसा नहीं। पुनर्बलन फिलहाल के लिए आपका 2 प्रकार का होता है। पहला आपका है धनात्मक या सकारात्मक पुनर्बलन और जो है ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन। अब इसमें ये नहीं पूछा जा रहा है कि धनात्मक पुनर्बलन या सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है या ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, सिर्फ आपसे नामों का उल्लेख पूछा जा रहा है, सिर्फ आपको नाम लिखना है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ देखिए, यहाँ आ भी गया आपके बीच में पाठ प्रस्तावना कौशल का उद्देश्य क्या होता है। अभी आपने देखा था, इसके पहले वाले में आपसे पूछा गया था कि आप पाठ प्रस्तावना कौशल का उद्देश्य क्या है। इसमें तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन अभी हमें लगता है कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है, यही क्वेश्चन संभवतः था। ठीक है, तो पाठ प्रस्तावना कौशल उसका उत्तर सही था। अब यहाँ देखिए पाठ प्रस्तावना कौशल होता क्या है। ठीक है, जो कुछ विद्यार्थी जानते हैं और समझते हैं उसी के माध्यम से नई बात अर्थात पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को उसके साथ जोड़ देना प्रस्तावना का प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, प्रस्तावना का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, ये सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला आपसे कहा जा रहा है कि खेल पर आधारित 2 प्रमुख शिक्षण विधियों का उल्लेख करें। मॉन्टेसरी विधि आपकी है जिसके संस्थापक है मारिया मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन विधि जिसके संस्थापक हैं फ्रॉबल महोदय। ठीक है, अगला आपसे कहा जा रहा है संप्रेषण के उपयुक्त परिभाषा दीजिए। संप्रेषण की एक परिभाषा आपको देनी है, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ लिखा जाए संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने हाव भाव, मुख मुद्रा तथा विचारों आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं तथा इस प्रकार से प्राप्त विचारों अथवा संदेशों के समान सही अर्थों में समझने और प्रेषण करने में उपयोगी होते हैं। ठीक है, ये संप्रेषण की आपकी परिभाषा है। उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में है, निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है। निरीक्षण विधि, जैसे आप परीक्षा देंगे तो आपके पास एक कक्ष निरीक्षक होंगे, वो हमेशा आपकी देख रेख करते रहेंगे कि लड़का क्या कर रहा है। तो निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रविधि है। इसमें प्रयोग से छात्रों को क्या ज्ञानेंद्रियों का विकास किया जाता है, किसमें, निरीक्षण विधि से। ठीक है, जैसे जब आपके पास कोई टीचर आता होगा तो जाहिर सी बात है आप जो भी कुछ लिख रहे होंगे थोड़ा सा उसे आप छिपा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें ज्ञानेंद्रियों का विकास किया जाता है। चलिए अगला आपसे कहा जा रहा है शिक्षण की क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है। ठीक है, शिक्षण की क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है। क्रियापरक शिक्षण के अभिप्राय ऐसे हैं जिसमें क्रिया के माध्यम से ज्ञान आदान प्रदान किया जाता है। इसमें छात्र अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह क्रियाशील शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य या जो है सिद्धांत का अर्थ है। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना क्या है। उत्तर आपके बीच में है अपेक्षित अधिगम स्तर अपेक्षित अधिगम स्तर की रचना 3 शब्दों से हुई है। अपेक्षित अधिगम स्तर, अपेक्षित शब्द का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, अर्थात सीखने में जीवनों उपयोगी दक्षता में परिवर्तन करना ही अधिगम कहलाता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको जब अधिगम चैप्टर पढ़ा रहे थे तो तभी आपका सब कुछ क्लियर कर दिया था। ठीक है, इसी वजह से बार बार हम आपसे कहते हैं कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले जो है सारी चीज़ें या जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स है, डाउट हैं, उसे आप क्लियर करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में है, देखिए कहा जा रहा है बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं। यानी बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री, कोई एक सामग्री आप ले लीजिए, उसका बहुत से प्रयोग हों, वही आपकी बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री है। ऐसे शिक्षण अधिगम सामग्री जो अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करती है बहुउद्देशीय सामग्री कहलाती है। जैसे चार्ट, पाई ग्राफ, मानचित्र आदि कक्षा में अनेक प्रयोग से छात्र रंग भरने, कला बनाने आदि से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं।
अभी तक हमने आपके 30 नंबर के क्वेश्चंस को पूरी तरह से फिनिश कर चुके हैं। अभी आपका 20 नंबर का क्वेश्चन बचा हुआ है। 20 नंबर में भी आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ तो आपके बीच में दिया जा रहा है जो है 2 ही क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं 10 गुणे 2, यानी एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का रखा गया है। ठीक है, अब 10 नंबर के क्वेश्चन में आप किस प्रकार से आंसर देंगे समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व लिखिए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, इसमें आगे अगर हम कहें सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व के अंतर्गत लिखा जा रहा है, सूक्ष्म शिक्षण एक प्रकार से अभ्यास की प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें छात्र थोड़े समय के लिए छात्र थोड़े से छात्रों को 10 मिनट तक ही छोटा सा पाठ पढ़ाता है। पाठ खत्म होने के बाद छात्र अपने पर्यवेक्षक से विचार विमर्श करता है। थोड़े से अभ्यास के बाद छात्राध्यापक अपने पाठ के संबंध में पर्यवेक्षक से सुझाए गए आधारों पर पठन पाठन करता है। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया द्वारा छात्राध्यापक को वास्तविक शिक्षण के लिए तैयार किया जाता है। परंपरागत शिक्षण को सरल बनाकर छात्रों को समझाया जाता है। इसकी आवश्यकता इस बात पर निहित होती है कि सीमित समय के साधनों में शिक्षण कार्य का अनुभव होता है और एक कौशलों को क्रमशः सीखे हुए शिक्षण कला में दक्ष बनाता है। इस शिक्षण द्वारा सबसे बड़ा लाभ यह है कि पढ़ाने के बाद स्वयं शीघ्र ही पर्यवेक्षक की सलाह पर अपने शिक्षण का कार्य मूल्यांकन करते हैं और सुधार करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की मूल बात यह है कि शिक्षण जैसे व्यापक से प्रत्यय को छोटे छोटे भागों में समझाया जाए, धीरे धीरे संपूर्णता की ओर बढ़ा जाए, जिसमें शिक्षण कार्य प्रभावी हो और उसमें गुणवत्ता हो। ठीक है, यहाँ देखिए जो है चित्र के माध्यम से आप समझने का प्रयास करेंगे। सोपान दिया गया है। देखिए, अगर इसके अंतर्गत आप देख पा रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण के चक्र क्या होते हैं। पाठ योजना होती है, शिक्षण होता है, प्रतिपुष्टि होती है, पुनः नियोजन होता है और फिर पुनः शिक्षण होता है और फिर पुनः प्रतिपुष्टि आपकी होती रहती है, यानी यह क्रम आपका हमेशा चलता रहता है। ठीक है, ये आपका एक अगर बात किया जाए 10 नंबर का क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं कि 10 नंबर आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए भैया, इस चीज़ को हम ज़्यादा आपको समझा नहीं रहे हैं इस वजह से क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने आपको पहले ही ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है, अगर आपने उसे पढ़ लिया है तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ में आ गई होंगी। एक बार बस थोड़ा सा आपको समझाने की ज़रूरत थी, हम वही चीज़ें आपको कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, अगर कहा जाए शाब्दिक व अशाब्दिक संप्रेषण को स्पष्ट करें। अगर देखा जाए तो हमने संप्रेषण के टॉपिक पर जब आपको डिस्कस कर रहे थे तो सारी चीज़ें वहीं हमने क्लियर कर दिया था, लेकिन अगर आ गया है तो बिल्कुल आपको इसमें बताया जाएगा। संप्रेषण क्या है, कहा जा रहा है संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने हाव भाव, ज्ञान, मुख मुद्रा तथा विचारों आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं तथा इस प्रकार से प्राप्त विचारों संदेशों को समान तथा सही अर्थों को समझने और पोषण करने में उपयोगी होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कही जाए, देखिए OR करके लिखा गया है। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति परस्पर सामान्य अवबोध के माध्यम से आदान प्रदान करते हैं। यही आपका क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। अब संप्रेषण के प्रकार क्या हैं? देखिए, आप सभी को पता है संप्रेषण 2 प्रकार का होता है, एक शाब्दिक होता है और एक मौखिक संप्रेषण होता है। ठीक है, देखिए शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत कहा जाए कि शाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह संप्रेषण मौखिक रूप से वाणी द्वारा तथा लिखित रूप से शब्दों, संकेतों, विचारों, भावनाओं आदि के द्वारा दूसरों को समझ प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज़ हम छोड़ दिए, पहला आपका है शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा आपका है मौखिक संप्रेषण। ठीक है, देखिए पहला आपका है शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण और इसके अंतर्गत शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत शाब्दिक संप्रेषण 2 प्रकार का होता है, मौखिक संप्रेषण और आपका लिखित संप्रेषण। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत अगर कहा जाए इस संप्रेषण में वाणी द्वारा तथ्यों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, जैसे कहानी, व्याख्या, प्रश्नोत्तर आदि के माध्यम से अभिव्यक्त की जाती है। यह आपकी मौखिक संप्रेषण कहलाता है। लिखित संप्रेषण यानी अगर कहा जाए किसी चीज़ को लिखकर किसी को लिखकर कोई बात आपको कहना है तो ये आपका लिखित संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, अब अशाब्दिक संप्रेषण क्या है समझने का प्रयास करेंगे। अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत इसमें कहा जा रहा है अशाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें वाणी, संकेत, चक्षु संपर्क, मुख मुद्रा आदि का प्रयोग किया जाता है। वाणी
संप्रेषण अगर कहा जाए, देखिए यहाँ लिखा भी जा रहा है, वाणी संप्रेषण में जो है भावनाओं की अभिव्यक्ति के रूप में अथवा छोटे छोटे समूहों को आमने सामने रखकर वाणी द्वारा किया जाता है, जैसे हाँ हूँ, ये सारी चीज़ें आप एक्टिविटी करते रहते हैं। अच्छा, इतनी बातें आपको समझ में आई। एक स्लाइड आपके बीच में और बची है, समझने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए मुख मुद्रा, चक्षु संपर्क, यहाँ कहा जा रहा है कक्षा में चक्षु संपर्क के द्वारा शिक्षक अपने छात्रों की मन स्थिति का ही अंदाजा लगा लेते हैं। संवेगात्मक स्थिति की अभिव्यक्ति में छात्राओं की मुख मुद्रा या भूमिका निभाती है। ठीक है, जब भी आप किसी क्लास में देखे होंगे तो कोई भी शिक्षक है वह आँख से ही इशारा कर देता है। ये तमाम तरह की बातें, मुख मुद्रा, मुख से ही कुछ कह देते हैं, ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ आपके बीच में चलती रहती हैं। स्पर्श संपर्क, ठीक है, देखिए इसमें कहा जा स्पर्श संपर्क के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति करने में समर्थ होते हैं। प्रशंसा की शाबाशी संवेदनाओं तथा विचारों की अभिव्यक्ति ही एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं समस्या है किसी भी टॉपिक पर तो हम बार बार आपसे कहते हैं कि बिल्कुल मुझे आप अवगत कराएं, सारी चीज़ों को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।